हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स फिज़िक्स मतलब साइंस इसके मोशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के बारे में तो आप जान लीजिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें बस क्वेश्चंस होते हैं। एनसीईआरटी की दो किस्में हैं, एक टेक्स्ट बुक और एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में बस क्या होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस बहुत लेंदी नहीं हैं लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने वाले क्वेश्चंस हैं। तो आप ज़रूर इस बुक को अटेम्प्ट करें। शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर 8 है। मैं कोई भी क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन लिखता नहीं हूँ। आपके पास बुक होना चाहिए, तब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। आप कॉपी, किताब, कलम ये सारी चीज़ें साथ में लेके बैठिए, तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर है, अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। देखिए, अ पार्टिकल इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। क्वेश्चन कह रहा है एक पार्टिकल है जो एक सर्कल में घूम रहा है और रेडियस कितना गिवन है, आर। फिर मैं कह रहा हूँ किताब लेके बैठें। द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। मान लेते हैं ये शुरू कर रहा है चलना ए में और चल रहा है किसने बताइए, सर्कल में, ठीक है। अब सर्कल में चलेगा, आप खुद सोचिए, पूरा का पूरा सर्कल है। अगर हाफ सर्कल में आएगा, वो हाफ सर्कल में यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं बी है। तो पूरा का पूरा सर्कल में 360 डिग्री मूव करता, ये कितना मूव करेगा, 180 डिग्री। ये नहीं बोला है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने बस इसको क्या मान लिया, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ओके। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। तो ए से बी हाफ सर्कल हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा सर्कल घूमता तो ए से ए होता। दैट इज 360 डिग्री में कितना घूमता वो, 2 पाई आर। ये इसका डिस्टेंस कवर्ड होता, क्या होता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 0 होता। ये डिस्टेंस होता और ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते का टोटल लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक चलेगा उसका डायरेक्ट वाला डिस्टेंस, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। उसमें डायरेक्शन की भी बात होती है। तो डिस्प्लेसमेंट मांगा है हाफ सर्कल के लिए, तो आपको खुद दिख रहा है और ऑप्शंस गिवन हैं। सबसे पहला ऑप्शन गिवन है हमारा 0, दूसरा ऑप्शन है हमारा पाई आर, तीसरा ऑप्शन है 2r और चौथा ऑप्शन है 2 पाई आर। मैं बस क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, साथ में इसके जो ऑप्शंस हैं इनको भी मैं डिस्कस करूंगा। देखिए 0 कब होता, जब a से चलकर a में आ जाता, फुल सर्कल होता। तो फुल सर्कल होने से डिस्प्लेसमेंट 0 होता, लेकिन डिस्टेंस कवर्ड क्या होता, पूरा घूमने से 2 पाई आर। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ये 2 पाई आर कब होता, जब पूरा सर्कल घूमता और डिस्टेंस कवर्ड पूछता। और 0 कब होता, पूरा सर्कल घूमता और डिस्प्लेसमेंट मांगता। अब बात आ रही है कि आधा सर्कल अगर घूमेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, पूरे सर्कल में 2 पाई आर, या आप यूँ कहें कि 360 डिग्री में कितना डिस्टेंस कवर्ड है, ये डिस्टेंस है, याद रहे, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 2 पाई आर। तो 1 डिग्री में कितना आएगा, 2 पाई बाई आर, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। तो 180 डिग्री में वैसे आधा हो जाएगा, डायरेक्टली दिख रहा है। तब भी आपको मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, इनटू क्या होगा 180 डिग्री, ये कैंसिल होकर कितना आएगा, पाई आर आएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल। तो ये पाई आर कब होता है, जब डिस्टेंस कवर्ड पूछता, लेकिन क्या मांगा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए ए से बी डायरेक्ट क्या होगा, आर और आर क्या होगा, 2r, यही होगा। दैट इज हाफ सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r, और डिस्टेंस कितना आएगा, पाई आर, जो कि डिस्प्लेसमेंट मांगा है, तो इसलिए 2r आंसर होगा। 0 कब होता, जब पूरा सर्कल घूमता और डिस्प्लेसमेंट मांगता। और 2 पाई आर कब होता है, जब डिस्टेंस मांगता और पूरा सर्कल होता। तो पूरे सर्कल में डिस्टेंस कवर्ड 2 पाई आर, पूरे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 0, आधे सर्कल में डिस्टेंस पाई आर, चूँकि पूरे में 2 पाई आर, आधे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट 2r। क्यों, डायरेक्ट देखना है आपको। और सब केसेस और भी होते हैं, है ना, जैसे क्वार्टर सर्कल में क्या डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बस यहाँ पे मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, आधे सर्कल के लिए कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो 2r होगा। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r होगा। डिस्टेंस कितना होगा, पाई आर। अगर पूरा सर्कल होता तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता, और पूरा सर्कल होता और डिस्टेंस मांगता तो 2 पाई आर होता। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पूरी तरह बात समझ आई होगी। आधा सर्कल, डिस्प्लेसमेंट 2r। दूसरा क्वेश्चन,
सेकंड कह रहा है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। क्वेश्चन में कह रहा है एक बॉडी है जो ऊपर की तरफ फेंका गया है विद अ वेलोसिटी u। शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी है u, और ये ग्राउंड मान लेते हैं। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच इट विल राइज, सबसे ऊपर की हाइट जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइट होगी वहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। आपको पता है बॉडी को अगर ऊपर फेंकेंगे तो उसकी स्पीड घटते फाइनली उसकी स्पीड ज़ीरो हो जाएगी और वेलोसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये मान लेते हैं s है, वैसे h मान लीजिए आप, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कितना हाइट अचीव कर सकता है ना। तो पहला ऑप्शन है u/g, दूसरा ऑप्शन है हमारा u²/2g। सारे ऑप्शंस को हम लोग समझने की कोशिश करें। सी क्या है u²/g, डी ऑप्शन हमारा क्या है u/2g। कुछ ऑप्शंस तो वैसे ही इनवैलिड है। देखिए u वेलोसिटी से जा रहा है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड वाला v² - u² = 2s। ये कब अप्लीकेबल है? जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और हवा के रेसिस्टेंस को, एयर के रेसिस्टेंस को अगर इग्नोर करें तो अर्थ के सरफेस के नज़दीक किसी चीज़ को फेंकते हैं या छोड़ते हैं तो उन केसेस में भी क्या रहता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, जो कि हमेशा नीचे की तरफ होता है। ये क्या है हमारा g हमेशा किधर होता है, नीचे। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा किधर होता है बताइए, नीचे की तरफ, ठीक है। और हम ज़्यादातर केसेस में ऊपर को पॉजिटिव मानते हैं, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम निगेटिव लेते हैं, ठीक है। इस केस में देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इसको ए पॉइंट मान लें, इसको बी पॉइंट, ए टू बी अगर देखें तो फाइनली जो वेलोसिटी हुई वो कितनी हुई, 0, दैट इज u² माइनस इनिशियल वेलोसिटी u ही गिवन है, 2 एक्सेलरेशन, चूंकि ऊपर के डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक्सेलरेशन क्या लिखना पड़ेगा, -g, और s तो हमारा s है। 0² 0 हो गया, ये हो गया निगेटिव। याद रहे ये निगेटिव बाहर है, बहुत सारे बच्चे निगेटिव u का स्क्वायर पॉजिटिव करते, नहीं ये निगेटिव बाहर है, -2gs, ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, u²/2g = s। दैट इज़ हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा मैक्सिमम हाइट तक u वेलोसिटी से अगर ऊपर थ्रो करेंगे तो हमारा आंसर होगा u²/2g। अब देखते हैं अगर हम टाइम निकालें तो क्या होगा, v = u + et। फाइनली हमारी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियली वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन हमारा -g है, तो क्या हो जाएगा gt = u, प्लस माइनस इस पार लेके t बराबर क्या होगा u/g। तो u/g कब होता बताइए, जब टाइम पूछता कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो क्या होता है u/g, और u²/g तो हो नहीं सकता, u/2g भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस इन्हीं का अल्टर थोड़ा सा मतलब इनकरेक्ट करके दिया है। ये होता कब, टाइम पूछता, तो टाइम क्या होगा u/g, टाइम इंटरवल कितना टाइम ड्यूरेशन लगेगा a से लेकर b तक, वो कितना वक्त लगेगा u/g, और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा u²/2g। अगर वापस वहीं पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, s 2s, u²/2g गया ऊपर, u²/2g नीचे आ जाएगा, तो u²/g आएगा। इस बहुत सारी बातें नहीं, याद रहे कि ये सब जो फार्मूले में जो s है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस कवर्ड नहीं है। लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है और पलटी नहीं मार रहा है तो जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये डिटेल डिस्कशन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही डिटेल डिस्कशन। चलिए बहुत अच्छा। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का न्यूमेरिकल रेशियो, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करी जा रही है। पहला ऑप्शन है ऑलवेज <1, ये ऑलवेज लिखा हुआ है ना, ऑलवेज = 1। सी ऑलवेज <1, डी इक्वल और लेस देन 1, इक्वल और लेस देन 1। अब देखिए ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, नीचे टाइम है, तो आप खुद सोचिए एक बॉडी है, एक पार्टिकल ए से बी जा रहा है, मान लेते ये रास्ता है और ये हमारा क्या है, डायरेक्ट वाला, ये रास्ता है। अगर डायरेक्ट लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, छोटा होगा, किससे, डिस्टेंस से। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ऑब्वियसली डिस्टेंस वैसे भी मैग्नीट्यूड ही होगा, जो कि इसका डिस्टेंस कवर कैन नॉट बी नेगेटिव,
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड से क्या होगा, अगर स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। खुद सोचें, इधर से जाएंगे या किसी रास्ते और रास्ते जाएंगे तो रास्ते का लेंथ ज़्यादा होगा और डायरेक्ट वाला जो डिस्टेंस है वो कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर देन डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या होगा, 1 से छोटा। अरे ऊपर छोटा नीचे बड़ा, छोटा बटे बड़ा, 1 से छोटा, तो 1 से छोटा होगा, कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। दैट इज़ ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। अब बताइए, अगर इस ए से बी की हम बात करें और बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन इसके हिसाब से तो ये होगा। अगर बस स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा और वही डिस्टेंस कवर्ड होगा। वैसे मूड लगाने का कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मोड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। कब, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो क्या क्या हो सकता है, इक्वल टू 1 होगा और लेस देन 1 होगा। ये करेक्ट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा। कभी क्या होगा, ये होगा, कभी ये होगा, हमेशा ये भी नहीं होगा, हमेशा ये भी। ये कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा। ये कब होगा, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और पलटी नहीं मारेगा। पलटी मारेगा तो मामला फिर बदल जाएगा। वहीं पे अगर हम क्या करते, ऊपर डिस्टेंस करते और नीचे डिस्प्लेसमेंट करते, ओके, तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम, तो किससे ज़्यादा होता, 1 से ज़्यादा, या इक्वल टू 1 भी हो सकता था स्ट्रेट लाइन में। तो ये कब होता, जब डिस्टेंस ऊपर होता और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड नीचे होता। चलिए, बहुत बढ़िया, ये भी आप समझ गए। इसी में अगर आप डिस्प्लेसमेंट के प्लेस में एवरेज वेलोसिटी लिखें, यहाँ पे एवरेज स्पीड लिखें, तो यही केस होगा। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या है हमारा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये लिखा हुआ है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैथमेटिकली लिख रहे हैं, टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ, पहला ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑप्शंस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। देखिए, अगर हम बात करें s इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है, s और t स्क्वायर का रेशियो क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट। s और t स्क्वायर का रेशियो एक कांस्टेंट मान लेते हैं, वो कांस्टेंट क्या है, s इज इक्वल टू क्या होगा, kt स्क्वायर। ये कब होगा, अब देखें है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके लिए वैलिड है, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। और अगर हम स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट वाला कंडीशन कर दें, और कैसा एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम मान लेते हैं, तभी ये फार्मूला वैलिड है। और रेस्ट से स्टार्ट होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, u 0 हो जाएगा, तो s बराबर क्या होगा, हाफ ए टी स्क्वायर। या हम कह सकते हैं s और t स्क्वायर का रेशियो a/2, और हमें पता है a कांस्टेंट है और 2 तो कांस्टेंट, ये तो पूरा कांस्टेंट, इसको k मान लेते हैं। s बराबर क्या आया, kt स्क्वायर, या s प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसका t स्क्वायर का, क्योंकि s और t स्क्वायर का रेशियो कांस्टेंट है। ये कब होगा, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, तो वो केस तो नहीं होगा। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो s बराबर यू टी अगर लिखें, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो ये इसमें एक्सेलरेशन क्या आएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वाला केस 0 हो जाएगा। तो s बराबर यू टी, तो s और t का रेशियो u रहेगा, तो s प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, t का। तो s अगर t का प्रोपोर्शनल होता तो क्या होता, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और s अगर t स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। s अगर t क्यूब का प्रोपोर्शनल होता तो हमारा या तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिपेंड करता है t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि अपनी बात समझ पा रहे हैं। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं, क्वेश्चन को मतलब आपको समझ आए कि इस क्वेश्चन पे पीएचडी करा रहे हैं कि वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होता तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम प्रोपोर्शनल होता, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एस टी स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है, और टी क्यू का प्रोपोर्शनल होगा तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। ठीक है,
देखेंगे। अब इंक्रीजिंग देखना पड़ेगा, ठीक है, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह का खेल है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ के क्वेश्चंस में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्राफ नहीं भी जानते हैं तो ग्राफ को गौर से देखिए, आपका आंसर मिल जाएगा। फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक ग्राफ गिवन है, इधर टाइम है इधर वेलोसिटी, और ऐसा कुछ बना हुआ है। इसमें बोला है अ यूनिफॉर्म इन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब इसमें बोल रहा है कि मोशन कैसा है, अब ग्राफ को देखना पड़ेगा पहले। बी एट रेस्ट सी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? बॉडी या तो स्ट्रेट लाइन पाथ में न चले, कर्व्ड पाथ में चले, डायरेक्शन चेंज करे, या उसकी स्पीड में बदलाव आए। मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पूरा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस काम की बात लिख रहा हूँ। अब आप खुद देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा टाइम और वेलोसिटी के बीच का ग्राफ है। टाइम एक्सिस के पैरेलल है ग्राफ, टाइम तो चेंज हो रहा है बट वेलोसिटी मान लेते हैं, मैंने कंसीडर किया कि 5 मीटर पर सेकेंड है और पॉजिटिव में है, क्या वो चेंज हो रहा है? याद रहे कि वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है ये तभी वैलिड है जब ये स्ट्रेट लाइन पाथ हो, स्ट्रेट लाइन पाथ के लिए वैलिड है ये। तो 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में चल रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, और 5 मीटर पर सेकेंड में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा है, क्योंकि टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम बदल रहा है, वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पाथ है, इस ग्राफ क्या बताया कि स्ट्रेट लाइन है और स्पीड हमारा क्या है? कांस्टेंट। तो स्पीड कांस्टेंट हो और स्ट्रेट लाइन पाथ हो तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अगर ये 0 मीटर पर सेकंड होता तब ना रेस्ट होता, तो ये पॉसिबल ही नहीं। जब यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता है। जब यूनिफॉर्म मोशन हो गया तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, और वेलोसिटी अगर चेंज हो और उसका रेट कांस्टेंट हो, वेलोसिटी का चेंज होने का रेट, वेलोसिटी चेंज हो रहा है और चेंज होने का रेट कांस्टेंट हो, तब होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है उसमें उसकी स्पीड या डायरेक्शन में बदलाव आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है उसके डायरेक्शन में और उसके स्पीड में बदलाव नहीं आ रहा, मतलब वेलोसिटी नहीं बदल रहा है, तो वो तो केस है। रेस्ट में कब होगा? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी बदल ही नहीं रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा? जब स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है, या स्पीड घटेगा, स्पीड घटने का स्पीड बढ़ने का रेट अगर कांस्टेंट हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसमें डायरेक्शन वगैरह की अभी उसमें आप मत पढ़िए, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है, एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेल एक्सेलरेशन 0 है एक्चुअली। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप ग्राफ को देख के बढ़िया से समझ सकते हैं। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड। क्या राउंड है बोलिए? मैरी गो राउंड, मैरी गो राउंड है, बहुत बढ़िया। विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये कॉन्स्टेंट, इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा, मतलब सर्कल में घूम रहा है लेकिन इसके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो क्या बॉय किस में है? सबसे पहला क्या बॉय रेस्ट में? अभी सिंपल सी बात है, ये तो 10 मीटर पर सेकंड में घूम रहा है। यहाँ मान लेते हैं कितना मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, क्या है, ठीक है। तो रेस्ट में तो नहीं है, तो गलत बात हो गई। दूसरी बात बोला है मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन। हाँ, ये एक्सेलरेशन कब नहीं होता? जब या तो स्पीड नहीं बदलता और डायरेक्शन भी नहीं बदलता। यहाँ तो डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड नहीं बदल रहा है। ऑब्वियसली स्पीड अगर बदलता तो स्पीड के बदलने की वजह से जो एक्सेलरेशन है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब होगा? जब स्पीड बदलेगा। यहाँ डायरेक्शन बदल रहा है, तो सर्कल के केस में अगर डायरेक्शन बदले तब उस केस में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल तो नहीं है, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा? सेंट्रीपिटल, ये है यहाँ पे। ये होता कब? जब स्पीड चेंज होता। तो एक तो बात है कि दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, लेकिन एक मौजूद नहीं है, दूसरा मौजूद है। मतलब मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन कहना गलत, हाँ मूविंग विथ नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहना सही है। ये भी बात हो गई हमारी गलत। सी में क्या बोला है? इन एक्सेलरेटेड मोशन या एक्सेलरेटेड मोशन, बिल्कुल सही बात है भाई। एक्सेलरेटेड मोशन तो है ना, एक तरह का एक्सेलरेशन है, दोनों तरह का नहीं है। डी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बात बताइए, जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? सी।
एक्सेलरेटेड मोशन। और याद रहे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किधर होता है, सेंटर की तरफ, जहाँ पे भी रहेंगे सेंटर की तरफ, जहाँ पे भी रहेंगे सेंटर की तरफ। तो ऐसा वेक्टर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है बट सेंटर की तरफ। ठीक है, अभी इसमें नहीं जा रहे हैं। वैसे ये एक्सियल वेक्टर, आई थिंक, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, छोड़िए उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। ये कौन सा मोशन है हमारा, एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, कौन सा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन। आई थिंक इसको एक्सियल वेक्टर कहते हैं, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ थोड़ा, तो मैं बता नहीं रहा हूँ बस। वैसे कंफ्यूज नहीं, एक्सेल वो सही है जहाँ तक मुझे ठीक से याद है। ठीक है, कौन सा, कैसा, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन बदलने की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहता है। और यहाँ पे एंगल कितना होगा, हर एक केस में 90 डिग्री, क्योंकि इसका क्या नहीं बदलना है, इसको स्पीड नहीं बदलना। याद रहे स्पीड जब नहीं बदलना हो तो वो जो फोर्स लगेगा, जो एक्सेलरेशन होगा, उसके साथ मोशन के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। ओके, ये इसमें बहुत सारी बातें अभी इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। एरिया अंडर अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ बना लेते हैं कांस्टेंट वाला समझने के लिए, बस वी मतलब वेलोसिटी है ना। मान लेते हैं ये हमारा वही 4 मीटर पर सेकंड में मान लेते चल रहा है, और ये 0 सेकंड में शुरू हुआ और ख़त्म हुआ हमारा कितना सेकंड में, 5 सेकंड में। तो क्या कह रहा है, द एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। जितनी सारी बातें हम पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम, दीज आर मेजरेबल क्वांटिटीज, इसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। एरिया, एरिया यही ना होगा, ये एरिया क्या होगा देखते हैं। बी में क्या बोला है, मीटर। सी में क्या बोल रहा है बताइए, मीटर क्यूब। डी में क्या बोल रहा है, मीटर पर सेकेंड। वैसे बच्चा क्या करेगा, जो नहीं जानता है वो सोचे एरिया ही तो पूछा है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होगा, ये सही है। लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरिया का मतलब है, यहाँ वी और टी के बीच में एरिया है ना। देखिए कितना मीटर पर सेकंड में चल रही है गाड़ी, 4 मीटर पर सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चला, खुद बोलिए, 4 मीटर। तो 5 सेकंड में कितना चलेगा, 4 गुना 5, दैट इज़ 20 मीटर। ये 20 मीटर क्या आया है इसका, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको, इसके एरिया निकालूँ तो एरिया क्या होगा, लेंथ कितना है यहाँ पे, लेंथ 5 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड है ना। लेंथ मीटर में नहीं है, सेकंड में है। और इसका जो ब्रेथ है वो कितना है, 0 से 4 मीटर पर सेकंड कितना है बताइए। एरिया ये हो गया 5 सेकंड गुना 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सेकंड सेकंड खत्म, तो 4 5 कितना आया, 20 मीटर। दैट इज एरिया क्या दिया, 20 मीटर। और ये 20 मीटर क्या है हमारा बताइए, डिस्प्लेसमेंट। तो आप याद रख लें, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है हमारा, मीटर। ये सही है, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, मीटर क्यूब तो वॉल्यूम का यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है। लेकिन हमने क्या बोला कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, खुद सोचिए क्या आया, डिस्प्लेसमेंट आया। मैंने ऐसे भी निकाला यूनिटरी मेथड से, और एरिया निकाली। एरिया में लेंथ कितना है, 5 सेकंड, ब्रेथ कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, मल्टीप्लाई किया, सेकंड सेकंड खत्म हो गया, 4 5 20 मीटर। मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दिया, ये दिया डिस्प्लेसमेंट, जिसका यूनिट मीटर होता है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया, 7। 8 नंबर, 4 कार्स गिवन है, 4 कार्स गिवन है, A B C D। चलिए बना लेते हैं ग्राफ। इधर टाइम है सेकंड में, इधर डिस्टेंस है मीटर में। चलिए उससे मतलब ही नहीं है। A B C D थोड़ा ध्यान से लिखिए, कभी बच्चे गलत कर देते हैं, स्मार्ट बन जाते हैं, है ना। गलत क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ, तो देखता भी नहीं, A B C D नीचे से चले जाता है। ऐसा दिया हुआ, ये A है, ये B है, ये C है और ये D। इसमें क्या कह रहा है, कार A इज़ फास्टर देन कार D। ठीक है, मैं ए ग्रेटर देन मतलब स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, ए फास्ट है किससे, डी से, समझ रहे हो। ऑप्शन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ। कार बी इज़ द स्लोएस्ट, बी क्या दिया हुआ है, स्लोएस्ट। सी क्या गया, डी इज़ फास्टर देन सी, और डी हमारा सी इज़ द स्लोएस्ट। अब एक बात बताइए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे, वैसे ज़्यादातर टीचर्स भी क्या करते हैं, स्लोप वगैरह समझाते हैं। स्लोप वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। जब ग्राफ आए ना, आप क्या करें, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस या टाइम को आप एक जगह क्या करें, सेम कर लें। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो इस पॉइंट से अगर यहाँ वर्टिकली मैं डिस्टेंस के पैरेलल जाऊँ, तो टाइम को मैंने क्या कर दिया, सबके लिए, दोनों सबके लिए सेम कर दिया। ये टाइम इंटरवल बी के लिए भी ले रहे हैं, ए के लिए भी ले रहे हैं,
डी के लिए भी ले रहे हैं, सी के भी ले रहे हैं। अब खुद देखिए इतने टाइम इंटरवल में बी इतना थोड़ा चला, ए इतना चला, डी इतना चला और सी सबसे ज़्यादा चला, तो सी फास्टेस्ट है और बी स्लोएस्ट है। तो क्लियर हो गया, समझ रहे हैं ना। उतने ही टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस कवर्ड बाई बी क्या हुआ, कम है, ए का थोड़ा ज़्यादा है, सेम टाइम के लिए। और उतने ही टाइम इंटरवल में जो सबसे ज़्यादा चलेगा वो फास्टेस्ट होगा, जो सबसे कम चलेगा वो स्लोएस्ट होगा। सबसे कम कौन चला, बी चला, तो बी स्लोएस्ट हुआ, बी स्लोएस्ट हुआ, सी तो स्लोएस्ट नहीं है, तो बी स्लोएस्ट है, सही है। ए फास्टर है डी से, नहीं, ए स्लोअर है डी से, तो ये भी गलत हो गया। डी फास्टर है सी से, तो डी स्लोअर है सी से, ये भी गलत हो गया। तो कौन सही है हमारा, बी। बिल्कुल समझ रहे हैं। तो अब आप स्लोप से भी निकाल सकते हैं, स्लोप सबसे कम किसका है, बी का, तो बी स्लोएस्ट। लेकिन मैंने आपको बताया एक कंसेप्चुअल मेथड, अगर यहाँ डिस्टेंस कम कर दे, यहाँ डिस्टेंस कर दे, यहाँ टाइम कर दे, तो आप उलझ सकते हैं। तो आप टाइम के इंटरवल को क्या करके देख लें, मतलब डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल या टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो टाइम इंटरवल हम सबके लिए सेम हो जाएगा। तो उस तरह से आप ग्राफ को ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, 9 नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अच्छे से देखिए। 9 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। देखिए यूनिफॉर्म मोशन की बात करी जा रही है, यूएम लिखे हैं ना, अब समझ जाइए कौन सा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहला ऑप्शन है हमारा टाइम और इधर है डिस्टेंस, ये हमारा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है टाइम डिस्टेंस और ये कुछ ऐसा है। तीसरा ऑप्शन है टाइम डिस्टेंस ऐसा। चौथा ऑप्शन है हमारा टाइम डिस्टेंस ऐसा। अब एक बात बताइए आप, लास्ट वाले केस में टाइम एक्सिस के पैरेलल ले लिए, डिस्टेंस ऊपर जाने से बढ़ता, नीचे जाने से घटता, डिस्टेंस कवर्ड में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मतलब जहाँ था वहीं पे है, बॉडी रेस्ट में है, तो मोशन की बात हो रही है, ये तो गलत हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पे इस केस में अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम ये टाइम इंटरवल है और ये क्या हमारा डिस्टेंस कवर्ड, इतना ज़्यादा टाइम इंटरवल में ये डिस्टेंस कवर्ड, अगर हम इसको ऐसे ले लें, अब ये वाला ये टाइम इंटरवल है और ये क्या डिस्टेंस कवर्ड है, तो इसको दो भागों में हमने बांटा है। तो पहले टाइम इंटरवल को देख रहे हैं तो ज़्यादा है और पहले डिस्टेंस कवर्ड को देख रहे हैं कम है, मतलब इतना ज़्यादा टाइम इंटरवल में, इतने ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन में इतना डिस्टेंस कवर्ड है, या इतने टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर्ड है। मतलब आप खुद देखें कि डिस्टेंस ट्रैवल करने का जो रेट है वो बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा है, और स्पीड बढ़ेगा तो मोशन तो यूनिफॉर्म नहीं हो सकता ना, स्पीड को कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर इसको दो भागों में बांट दें तो देखिए ये हमारा क्या टाइम इंटरवल और ये क्या डिस्टेंस कवर्ड, इतने टाइम में इतना डिस्टेंस, और बाद में देखिए इतने टाइम में ये छोटा सा डिस्टेंस, समझ रहे हैं ना। तो बाद के टाइम इंटरवल में कम डिस्टेंस कवर हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप क्या सकते हैं, स्लोप घट रहा है, ऐसे भी समझ आ रहा है। इसको काट काट के देख लें, इतने टाइम इंटरवल में इतना डिस्टेंस, इतना टाइम इंटरवल इतना डिस्टेंस, छुटका सा डिस्टेंस, यहाँ देखिए ऐसे तोड़ लें, इतने छुटके में बहुत ज़्यादा, यहाँ पे इतना ज़्यादा में इतना थोड़ा कम, तो स्पीड घट रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो यही हमारा होगा। यहाँ पे आप अगर ग्राफिकली देखेंगे तो आपको पता चलेगा, आप याद रख लें, जब ये स्पीड बढ़ने वाला हुआ या स्पीड घटने वाला हुआ तो ये क्या होगा, स्पीड कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रेट लाइन होता है। अब क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या होना पड़ेगा, ऐसा ही होना पड़ेगा। कैसा, स्ट्रेट लाइन पाथ, आई एम सॉरी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा, और पाथ जो चलेगा जिस पे वो भी कैसा होना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा तो वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, और डायरेक्शन को चेंज करेगा तो अपना वो वेलोसिटी चेंज करेगा, और वेलोसिटी चेंज करेगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए डिस्टेंस टाइम के बीच का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और पाथ जो होगा ये पाथ नहीं है, और पाथ को भी क्या होना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन। चलिए 10 नंबर क्या बोला है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप वीटी ग्राफ का क्या देगा। पहला ऑप्शन है डिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है हमारा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन है एक्सेलरेशन, और चौथा ऑप्शन है हमारा स्पीड। थोड़ी देर पहले जाने कि जो वीटी ग्राफ है ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। अब मैं मान लेते हैं ऐसा कुछ वेलोसिटी, तो क्या होगा, इधर क्या होगा, यहाँ लेंगे तो ये वेलोसिटी का चेंज होगा, इधर क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ से लेकर, समझ रहे ना आप,
ये फर्स्ट पॉइंट है सेकंड, 1 से लेकर 2 तक ये v1 है और ये v2 है। v1 से v2 क्या चेंज हुआ? वेलोसिटी। तो वर्टिकली क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा v2 माइनस v1। ये v2 है और ये v1 है, और यहाँ पे क्या हुआ? मान लेते t1 है और ये क्या है हमारा? t2। जानते होंगे आप, ये t2 से t1 हटा दीजिए तो ये क्या बचेगा? t2 माइनस t1। ये वेलोसिटी का चेंज है, ये वर्टिकल चेंज है और ये हॉरिजॉन्टल चेंज है। तो वर्टिकल चेंज हुआ वेलोसिटी का चेंज, नीचे क्या होगा हमारा? टाइम का इंटरवल, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। और वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का जो रेशियो है इसी को हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। दैट इज वीटी टाइम ग्राफ का जो वर्टिकल चेंज और हॉरिजॉन्टल चेंज का रेशियो, मतलब जो स्लोप है, वो क्या दिया? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आंसर होगा। डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब एरिया निकालेंगे। डिस्टेंस स्पीड की बात यहाँ नहीं होगी। हाँ, ये अगर स्पीड टाइम ग्राफ होता तो इसका स्लोप क्या देता? डिस्टेंस कवर्ड देता। हाँ, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो उसका जो स्लोप है वो क्या देता? स्पीड देता। लेकिन अभी वीटी ग्राफ है, इसका स्लोप क्या दिया? वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी का चेंज, वर्टिकल चेंज क्या होगा? वेलोसिटी का चेंज, और टाइम का चेंज, उसका जो रेशियो क्या देगा? एक्सेलरेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप। सिंपल सी बात है, बहुत आसान। तो वीटी टाइम वी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट। एंड स्लोप अंडर वीटी ग्राफ क्या देगा? एक्सेलरेशन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। 11 नंबर, द लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड कब होगा? सेम। ये तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था कुछ पहले क्वेश्चंस में, है ना, जब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो फर्स्ट क्या बोला है? इफ द कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, इसमें कोई शक नहीं, यही आंसर होगा। तब भी देख लेते बी में क्या बोला है? कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब सर्कल में चलेगा तो वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, तो डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। वो किए भी थे। हाफ सर्कल में क्या आया था? ये आर, ये आर, 2r, डिस्टेंस क्या आया था? पाई आर। तो ये गलत हो गया। सी में डायरेक्शन बदलेगा, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होगा, तो क्या होगा? ये नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन पाथ में ये सब पॉसिबल है, पलटी भी नहीं मारना चाहिए। पेंडुलम इज मूविंग इन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो में भी क्या ऐसे ऐसे होता है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं, तो ये भी नहीं होगा। डी, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो रिवॉल्व करेगा तो वही सर्कुलर मोशन टाइप का होगा, तो ये भी नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा और पलटी नहीं मारेगा, रिटर्न नहीं होगा, तभी हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड आपस में बराबर होगा। ये सारे क्वेश्चंस थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आगे के वीडियोस में हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मैंने बहुत डिटेल, बहुत ही डिफरेंट तरीके से इसको करने की कोशिश की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।